नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 5 का प्रहार लेकर कल तक इजराइल और फिलिस्तीन के आसमान में बम वर्षा हो रही थी, रॉकेट दागे जा रहे थे, एक दूसरे को चुनौती दी जा रही थी। लेकिन रात होते होते तक सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, यानी कि अब ना इजराइल बम दागेगा और ना ही हमास। दोनों को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? इजराइल ने इतना दबाव बना दिया, इजराइल ने इतना डर पैदा कर दिया कि हमास को घुटने टेकने पड़ गए। यानी कि इजराइल का वो मॉडल चला जिसके बाद आतंकी संगठन हमास के न सिर्फ ठिकाने ढेर हुए, बल्कि उसका दिमाग भी ठिकाने पर आ गया। उसको समझ में आ गया कि इस बार इजराइल से जो उसने मोर्चा लिया है, उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है। और यही वजह है कि 11 दिनों बाद संघर्ष विराम लगा और इसके बाद जो लड़ाई थी, जो हमास ने शुरू की थी, वो रोकी गई है। और इसी के बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि इजराइल ने जो मॉडल पेश किया, आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके, क्या उस मॉडल पर अब दुनिया चलेगी? और 5 के प्रहार में आज जो बड़े सवाल है, वो सवाल यही है कि जो एक तरह से कहे कार्रवाई एक के बाद एक की गई इजराइल की ओर से, जो दबाव बनाया गया, ये युद्ध विराम है या हमास का सरेंडर प्लान? क्योंकि हमास को समझ में आ गया था जैसे एक्शन में इजराइल है, इसके बाद हमास कब तक इसी तरीके से लड़ाई लड़ सकता था। दूसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो पूरा एक्शन लिया गया, इजराइल के पास होश उड़ाने वाले कितने प्लान थे? क्योंकि हमास को समझ नहीं आ रहा था। हमास को कहता कुछ था इजराइल और करता कुछ था, और इसीलिए हर बार हमास पर भारी पड़ रहा था। तीसरा सवाल आज 5 के प्रहार में यह है कि इंसानियत के दुश्मनों का क्या है पक्का इलाज? इस तरह के हमले ना हो, इसके लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? चौथा सवाल 5 के प्रहार में, आक्रमण से ही सरेंडर करेगा आतंकियों का आका, यानी कि डर होगा और उसी के बाद कुछ होगा। यही स्ट्रैटेजी क्या अपनानी पड़ेगी? पांचवा सवाल होगा आज 5 के प्रहार में, इजराइल मॉडल से ही मिटेगा आतंकवाद, यानी कि अब वो सारे मुल्क जो आतंकियों से पीड़ित है, क्या इजराइल के मॉडल को उनको अपनाना पड़ेगा? 5 के प्रहार में आज आपको हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि 11 दिनों में कैसे दबाव बनाया इजराइल ने। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। आक्रामक तेवर, हमास का सरेंडर। युद्ध विराम का ऐलान, तबाही के निशान। इजराइल का प्रहार, घुटनों पर हमास। आतंकियों पर चलेगा इजराइल मॉडल। भारी बमबारी और लड़ाकू विमान के गर्जना से कल तक थर थर कांप रहा था हमास। सिर छिपाने की जगह भी कम पड़ गई थी। हर दिन मलबे के ढेर में बदल रहा था गाजा। चुन चुन कर आतंकी ठिकानों पर प्रहार कर रहे थे इजराइल के बम वर्षक विमान। आतंकियों की सुरंग में इंसानियत को दुश्मनों की तरंग का पकड़ रहे थे नेतन्याहू के रडार, और इजरायली वायुसेना पल भर में सब कर देती थी स्वाहा। 11 दिन तक खौफ और मौत के साए में रहने के बाद हमास के लड़ाकों ने गुरुवार की रात सरेंडर कर दिया। हमास के घुटनों पर आते ही इजराइल ने भी युद्ध विराम पर अपनी सहमति दे दी, मगर जरा सी राहत मिली तो 20 सड़कों पर हमास के लड़ाके कैसे जश्न मनाने के लिए निकल गए, आप भी देखिए। गाजा में हजारों लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने जमकर आतिशबाजी की। सीज फायर की पुष्टि करते हुए इजराइल ने कहा है कि सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में सीडीएस, मोसाद के चीफ भी थे। मिस्र के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ।
हमास पर हमले रोकने का ऑफर था। सीज फायर के लिए कोई शर्त नहीं है। आपको बता दें कि इस युद्ध में भारी तबाही मची है। इजराइल के प्रहार से कदम कदम पर गाजा बर्बादी और मलबे के ढेर में बदल गया। 11 दिनों तक चली लड़ाई में दोनों तरफ 232 लोगों की मौत, मृतकों में 65 बच्चे भी शामिल, करीब 2000 लोग घायल। हमास ने 4300 रॉकेट दागे। गाजा से 1,20,000 लोग पलायन। पिछले कई दिनों से भीषण लड़ाई रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा में जारी लड़ाई में कमी आएगी, जिससे युद्ध विराम का रास्ता निकल सके। जिसके बाद मिस्र और कतर ने मध्यस्थता करने में अहम भूमिका निभाई। मिस्र ने तो बाकायदा 2 सुरक्षा प्रतिनिधि मंडलों को इजराइल और फिलिस्तीन भी भेजा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी युद्ध विराम का स्वागत किया है। अब युद्ध तो थम चुका है, मगर तनाव जारी है। हमास के आतंकियों ने जो किया उसके अंजाम वो भुगत चुके हैं। इजराइल ने बता दिया कि हम पर हमला करोगे तो घुसकर मारेंगे। जमीन से आसमान तक इजराइल की तगड़ी सुरक्षा दीवार में सेंध लगाना हमास के लिए दिन में सपने देखने की तरह है। इजराइल ने हमास के रॉकेट का जवाब ताबड़तोड़ हवाई हमलों से दिया। आज आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आखिर इंसानियत के दुश्मनों को कुचलने का क्या हो सबसे सटीक तरीका? सवाल है कि क्या अब आतंकवाद के खिलाफ चलेगा इजराइल मॉडल? इजरायली फॉर्मूले से ही एक एक आतंकियों की कब्र खुदेगी। आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो इजराइल ने ऐसा प्रहार किया कि हमास को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और इसीलिए इजराइल जो हर तरीके से हमास को ये बता रहा था कि बहुत गलत किया है हमास ने हमला करके। वो हमला जो 10 मई को पहली बार किया गया, वो हमला जो हमास की तरफ से किया गया था, वो हमला जो इजराइल को मजबूर करने के लिए किया गया था। लेकिन हमास को पता था कि ये हमला उल्टा उसी पर भारी पड़ेगा। लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठनों को पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, ताकि इस तरीके से जो एक आम इंसान जब पिसता है वो ना हो। और हमारे साथ आज खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ सीधे इस वक्त इजराइल से जुड़ चुके हैं याफेत पिंगले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य इस वक्त जुड़े हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है स्ट्रेटेजिक अफेयर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के, सर स्वागत है आपका भी। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त एहतिशाम हाशमी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दानिश कुरैशी मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाती हूं कि जब युद्ध विराम हुआ, जब सीज फायर हुआ और उसके बाद जश्न की तस्वीरें देखिए। सबसे ज्यादा गाजा में नुकसान हुआ था। गाजा के एयर स्ट्रिप्स पे हमने देखा था कि वो दो लॉन्चिंग पैड जहां से रॉकेट दागे जा रहे थे, वहां पर इजराइल ने हमला किया और बताया हमास को कि वो गलत कर रहा है। अब देखिए, ये है गाजा के लोग, ये खुश है, ये कह रहे हैं कि अमन शांति हुई है, बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए, ये हाथों में ये जो एक रोशनी देख रहे हैं, ये उम्मीदों की रोशनी है कि कम से कम चलिए हमला खत्म हुआ है, हमारी जिंदगी अब सुरक्षित है, क्योंकि इनकी जिंदगी को खतरा हमास से ही था। हमास ने, ये लोग जहां पर रहते थे वहीं पर उन ठिकानों पर ही हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे, अपने आतंकी अड्डे बना रखे थे, ताकि वो विक्टिम कार्ड भी खेल पाए। लेकिन अब लोग देखिए कितने खुश हैं। ये सब गाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग निकले, वो जश्न मना रहे हैं कि सीज फायर हुआ है, वो जश्न मना रहे हैं कि कम से कम युद्ध विराम हो गया है। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं, फिलिस्तीनी बड़े परेशान है, फिलिस्तीनी जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। लेकिन वही लोग ये तस्वीरें देखें कि जब इजराइल ने कहा ठीक है हम सीज फायर करते हैं, उसके बाद खुशी कहां मन रही है? फिलिस्तीन में खुशियां मन रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अल-अक्सा मस्जिद के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो लोग हैं वो जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और ये पहला जश्न जो है वो फिलिस्तीन में शुरू हुआ था कल, जब ये अनाउंसमेंट हो गई कि सीज फायर हो रहा है और अब इजराइल जो है वो हमला नहीं करेगा। यानी कि इजराइल ने रहम कर दिया, इजराइल ने बता दिया कि वो नहीं चाहता है कि और ज्यादा जो वहाँ के आम लोग हैं, जिनको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये परेशान हो। हमास की करनी का फल क्यों फिलिस्तीनी भुगते? और इसीलिए इजराइल ने बड़ा दिल दिखाते
हुए कह दिया कि ठीक है हम अब सीज फायर कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा जो संघर्ष हो रहा है वो नहीं चलेगा। ये तस्वीरें जो गवाही दे रही है कि फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो अब खुश इस बात को लेकर के है कि अमन आएगा उनकी जिंदगी में। और मैं विवेक श्रीवास्तव इसीलिए आपसे पूछूंगी, आप लोग ये कहते रहे ना कि हमास तो फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए है, आतंकी संगठनों का जब खुलकर के समर्थन करते हो तो बड़ी तकलीफ होती है मुझे। फिलहाल मैं यहाँ पर याफेज जी के पास पहले जाना चाहती हूँ क्योंकि वो इजराइल से हमारे साथ जुड़े। याफेज जी, आज आसमान इजराइल का क्या कह रहा है? जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं याफेज सिंह इजराइल अशदोद से आपके डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये एक मंच दिया ताकि मैं अपनी बातें आपके सामने, इजराइल की जो सिचुएशन है, जो हालत है, आपके सामने रख दूं। उसके साथ साथ मैं सौम्या संतोष जिसकी मौत इजराइल में एश्केलोन में हो गई थी, मैं उसको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और उसके फैमिली से उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो आप हमें क्षमा कर दे, या फिर जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो इजराइल की भूमि में हो गया। ऐसे हम जीते हैं, हम डर डर के जीते हैं, हमारे सर पर मौत मंडराती है, लेकिन कल रात से शांति हुई है। हर लोग अपने अपने काम पर जाने शुरू हो गए हैं। बच्ची कुछ जिंदगी जो है वो सिमटने की कोशिश कर रहे हैं। और यही है वो अमन शांति जिसकी दरकार थी। विवेक श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य, आपके साथ में डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए ये तस्वीरें हैं और इजराइल के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। यही तो होना चाहिए था ना, अमन शांति। यही तो होना चाहिए था कि अमन शांति हो और कम से कम हमास को ये समझ में आए कि उसने गलत किया है। विवेक श्रीवास्तव नहीं, अब आपका इंटरप्रिटेशन और इंटरनेशनल मीडिया का इंटरप्रिटेशन दोनों अलग है। आप यहाँ पे एक तरफा विक्ट्री की बात कर रही हैं और हमने जो इंटरनेशनल मीडिया पे देखा है वो ये है दैट द पैलेस्टीनियंस आर रिजॉइसिंग, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर के तहत इजराइल को भी थोड़ा सा बैकआउट करना पड़ा है, लेकिन हमें पीस को वेलकम करना चाहिए और इसको एक तरफा विक्ट्री आप गलत दिखा रही हैं। इसको पैलेस्टीनियन लोगों की विक्ट्री कुछ लोग दिखा रहे हैं, आप इसको इजरायलीज का बड़ा दिल बता रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से ना करके लेट अस वेलकम पीस, पृथ्वी पे शांति हो, युद्ध ना हो। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, पीस कहां से हुआ ये भी तो बताइए। ये भी तो बताइए। हमास ने कहा ना कि वो नहीं करेगा अब और भी ज्यादा हमले, तो हमास लगातार हमले कर रहा था। अगर इजराइल ने दबाव बनाया तभी तो माना ना हमास। तो जीत किसकी है? इजराइल की ना। ताकतवर कौन है? इजराइल है ना। तो अगर इजराइल ने ये बता दिया कि वो और हमले नहीं करेगा तो ये तो मानना चाहिए। मेजर गौरव आर्य, मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव अभी भी नहीं समझ रहे कि जो शख्स, जो मुल्क ताकतवर होता है, अगर वही पीछे कदम करता है तभी तो शांति होती है। मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ। मेजर गौरव आर्य, न्यूट्रल इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। आप इजराइल की लाइन टो करके नहीं, मैं कहीं की लाइन नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं की लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ सर। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर स्टैंड इजराइल ने लिया है तो ये बड़ा स्टैंड है ना, इस बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? नहीं, स्टैंड पहली बात तो ये है कि तो एक तरफ विवेक जी, एक मिनट मतलब होता है। विवेक एक मिनट मैं बोल लूं जरा, अगर आपकी अनुमति हो तो बोलिए। एक श्वेता, एक बहुत बड़ा एक वर्ड है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं आर्म चेयर रेवोल्यूशनरी। तो विवेक जी चे गुवेरा की टी शर्ट पहने हुए और आर्म चेयर में बैठे हुए, तो मैं इनको आर्म चेयर रेवोल्यूशनरी कह सकता हूं अभी, अगर ये बुरा न माने तो। खैर, जब लड़ाइयां होती हैं दोनों देशों के बीच में, दोनों देश के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो फौजें लड़ती हैं, लेकिन जब अमन होता है तो दोनों तरफ के आम जनता की जीत होती है। तो पहली बात तो यह है कि वी मस्ट वेलकम पीस, और मुझे लगता है कि आम जनता, जो आम लोग हैं सड़क पे, उनकी जीत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, ये जो लोग मरे जिनका नंबर दिखाया, इसमें काफी लोग सिविलियंस भी होंगे, तो दैट इज ऑलवेज, नॉन कॉम्बैटेंट्स को जब भी चोट लगती है, हताश होते हैं, तो हमें उसका शोक मनाना चाहिए कि यह बुरा हुआ है, बिकॉज उनका कोई लेना देना नहीं है कॉन्फ्लिक्ट से, वो बेचारे बीच में फंस जाते हैं। पर तीसरी बात पे जो मैं आना चाहता हूं, देखिए ऐसा है कि जब आप नेगोशिएट करते हैं ना किसी से, यू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। विवेक जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि दोनों साइडें जब पीछे हटी होंगी तभी पीस हुआ होगा, लेकिन इसमें जब नेगोशिएशन हुआ पीस में, तो यह पता लगा कि किसने चोट मारी ज्यादा और किसको ज्यादा चोट लगी। क्योंकि कल तक विवेक जी यही कह रहे थे कि हाय हाय मर गए हमास वाले, बहुत बुरा हुआ हमास वालों के साथ। तो ये जो चीज है ना कि हमास वाले, अगर तभी तो नेगोशिएशन अच्छा हुआ है कि शांति आई है।
हमास का स्टेटेड एम क्या है? और मैं जरा तस्वीरें दिखा देती हूँ मेजर गौरव आर्या कि कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे ये शुरुआत हुई थी मेजर गौरव आर्या, मैं वो जरा दिखा देती हूँ। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ कि शुरुआत कहां से हुई, किसने किसको ललकारा। हमास ने इजराइल को सोए हुए शेर को जगा दिया। अब जिसके बाद सोया हुआ शेर जब जग गया तो कैसे उसने दहाड़ मारी और उसके बाद 11वें दिन सब कुछ शांत हो गया। वो पहले दिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव, ध्यान से देखिएगा शुरुआत कहां से हुई थी। और मैं ये कहूंगी कि दानिश कुरैशी आप भी ध्यान से देखिएगा, एहतिशाम जी आप भी ध्यान से देखिएगा। ये हमास है। हमास ने 10 मई को पहला रॉकेट दागा था। क्यों दागा था इजराइल पर पहला रॉकेट? क्यों उस सोए हुए शेर को जगाया था जो हमला नहीं करने वाला था, जो आराम से बैठा हुआ था, जो अपने लोगों की चिंता कर रहा था। लेकिन शायद हमास को फिलिस्तीनियों के जो रहनुमा हैं उनको ये पसंद नहीं था और हमास ने जब हमला किया तो उसके बाद इजराइल ने जवाब दिया। वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमास का पहला हमला हम आपको दिखा रहे हैं, कहां से जंग की शुरुआत हुई, कहां से ये पूरा माहौल खराब हुआ और ये इजराइल ने जवाब दिया। आयरन डोम सिस्टम ने जवाब दिया। जब दागा गया रॉकेट, उसके बाद आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल का वो सिस्टम है, हवा में ही रॉकेट को ध्वस्त कर देता है। जैसे ये जानकारी मिलती है कि रॉकेट आ रहा है, उसके बाद इंटरसेप्ट करते हैं हवा में ही रॉकेट को और फिर वहीं पर उसको मार गिराते हैं। और यही किया इजराइल ने। जब धमाका हुआ, हमला हुआ, रॉकेट दागे गए हमास की ओर से, तो फिर इजराइल आया सामने और इजराइल ने सबसे पहले गाजा स्ट्रिप, वहां से जहां से हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, उसको देखिए कैसे एक एक करके यहां पर तबाह किया गया। ये है वो जगह जहां से सबसे पहले इजराइल ने आइडेंटिफाई किया कि ये रॉकेट आए कहां से हैं। और उसके बाद गाजा स्ट्रिप, ये पूरा आप जो इलाका देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप का है। ये रेजिडेंशियल एरिया है क्योंकि यही स्ट्रैटेजी हमास की होती है कि किस तरह से लोगों के बीच में जाए वो और इसके बाद अपने एरिया को, अपने नेटवर्क को वहां के सिविलियंस के बीच में लगा दे ताकि अगर ज्यादा डैमेज हो तो पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाए इजराइल पर कि इजराइल किस तरह से इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। और ये देखिए, ये है एक एक तस्वीर जो गवाही दे रही है जो पूरा का पूरा सिलसिला 10 मई को शुरू हुआ था। अब मैं यही समझना आपसे चाहती हूँ, दानिश कुरैशी मेरे साथ जुड़े हैं, क्या ये माना जाए कि वो देश जिस पर हमला हो रहा है वो मार खाता रहे, जवाब ना दे? क्या ये होना चाहिए था? सुनिए, ओके, अब सुन लीजिएगा श्वेता जी, मैं बोलूं तो आप थोड़ा सा जरा खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा। नसीहत कर दीजिए आप जवाब बीच में इंटरसेप्ट करने की मेरी गुजारिश है आपसे। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। सबसे पहले तो आप ये बात मान लीजिए कि इजराइल में जितने भी लोगों की मौत हुई है उसमें से एक भी सिविलियन हम नहीं कह सकते क्योंकि इजराइल के हर एक आदमी के पास आर्मी की ट्रेनिंग है, इसलिए हम उसको मिलिट्री ही काउंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात, आप मुझे ये बताइए, दुनिया जो है, दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। एक वो जो है जो इजराइल की वाहवाही कर रहे हैं क्योंकि उसको अपना सारा डिफेंस के मामले में हथियार दुनिया में बेचने हैं, इसलिए एक तो जो कॉमर्शियल स्टाइल में डील कर रहे हैं वो तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने बहुत बेहतर काम कर लिया। लेकिन आपके मुताबिक अगर हमास इतना कमजोर है और वो जाकर इतने सुपर सीड इजराइल को चैलेंज कर रहा है तो उसकी ताकत को अपने आप में सलाम करने की जरूरत है। और जो लोग आयरन डोम की और दुनिया के हाईली इंटरसेप्टेड या हाईली इक्विप्ड इजराइल की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, उसकी धज्जियां निकल गई। कल तक जो लोग ये बात करते थे कि 5 देशों को कुछ दिनों के अंदर में ढा देने वाला इजराइल अगर 11 दिन तक हमास से लड़ता रहा तो आप ये बताइए कि लड़ाई में कौन टिका रहा है, इजराइल टिका रहा या हमास टिका रहा? दूसरी बात, दुनिया के अंदर में 2 आतंकवादी गुट थे जिनके पास अपने एयरबेस हैं, उसमें से एक है इजराइल और दूसरा प्रभाकरन का गुट था श्रीलंका के अंदर में। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी आतंकवादी गुटों के पास अपने बेस नहीं है। ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन का जो मामला था, कल ट्रूस होते ही फलस्तीन की मस्जिदों में से ऐलान हुआ कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन के अंदर में जो लोग घुसे थे उन्होंने पीछे हट की है। उसके वीडियोस भी आपको मिल सकते हैं। आपका अपना व्यू कुछ भी हो सकता है, वो और बात है, लेकिन मामला यह है कि इतनी हद तक खूना मार की चलाने वाला यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल, ये लोग क्या कर रहे थे? सिविलियंस हर तरफ मारे जा रहे थे, उसके बावजूद उनकी खामोशी। कभी इजराइल के नेतन्याहू कभी जॉ बाइडेन को फोन करते हैं, कभी पैलेस्टाइन की तरफ से वो लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी खामोशी जो है वो कहीं ना कहीं हर आदमी किसी ना किसी के पीछे है। शायद कोई इजराइल के पीछे है तो कोई फलस्तीन के पीछे, लेकिन दुनिया डिवाइडेड है। हाँ, दानिश जी, आपने 2 बातें बड़ी कही हैं, मुझे बताइएगा। नहीं, एक सेकंड, आपकी बात कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको जरा समझना चाहती हूँ। मैं जरा यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र सिंह सर समझना आपसे चाहती हूँ। मैं यहाँ पर ये बात कही गई दानिश जी की ओर से कि इजराइल जैसे आतंकी संगठन
अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि इजराइल को कब आतंकी संगठन घोषित किया? बिल्कुल। नहीं, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे दानिश जी, जो आपकी जानकारी है मेरे पास नहीं है। दूसरा, जो आयरन डोम सिस्टम है वो बर्बाद हो गया। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई आपके पास, मुझे ये भी बताइएगा। एक मिनट, जितना मेरी जानकारी में है, आप जो ये बात करें फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत जानकारी है, जो शायद आपको करेक्ट करने की जरूरत है। मैं चाहूंगी कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, जरा आप दुरुस्त करिए उनकी जानकारी। मैं बताता हूं। नहीं, एक मिनट, अभी आप मत बताइए, आपकी बात मैंने सुन ली और आपके दो विषय पर ही मैं बात कर रही हूं। इससे पहले भी सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। दानिश जी, शैलेंद्र सर, आपसे मैं कह रही हूं, बताइए जरा, ऐसा ही हुआ है क्या? सब लोगों ने बिना इंटरप्शन के सुना। एक बार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सुनो। देखिए, अरे एक सेकंड भाई दानिश जी, मैंने अभी आपसे आपके पॉइंट पे बात की है। मैंने ये क्या कहा था ना कि आप कभी चुप नहीं होंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि आप कभी चुप नहीं होंगे, क्योंकि एक तो आप गलत बात बोलते हैं, फिर उसको डिफेंड करने के लिए और आप पूरा आधे घंटे लेते हैं। मैं चाहूंगी कर्नल शैलेंद्र सर, आप जरा जवाब दीजिए। आप बताइए। देखिए, सुनिए, आप चीन के लिए नहीं मुझे दानिश जी, आप एक बात बताइए, जब आप साइड नहीं लेंगे तो पहली बात, दानिश जी, ये गलत बात है। ये आप बड़ा गलत उदाहरण दे रहे हैं। अरे भाई, अब सीज़फायर हो चुका है दानिश जी, चले जाएंगे। अब मत चिल्लाइए, अब चिल्लाइए मत, सीज़फायर हो चुका है, सीज़फायर हो चुका है। दानिश जी, आपको बोलने का हक है तो दूसरे को भी दीजिए। ये गलत बात है। नहीं, यू हैव टू बी क्वाइट। अच्छा चलिए, फिर अब आप बोलकर देख लीजिए, मैं देख लेता हूं आप कैसे बोलेंगे। अगर यही आपका एम है ना कि सिर्फ बोलकर दिखाना है, तो आप मेरे साथ बोलकर देख लीजिए। ये गलत बात है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए दानिश जी जैसे लोग जो है वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बेतुके तर्क देंगे, लेकिन बेतुके तर्कों को हम इनवाइट नहीं करते हैं। टू द पॉइंट बात करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, हर एक बात सुनी जाएगी, लेकिन अपनी गलत बातों को डिफेंड करने के लिए वक्त जाया किया जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता। सर आप जवाब दीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा, जिसने भी कहा कि देयर इज अ विक्ट्री, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज विक्ट्री। This is a victory of peace being given a chance. That is all the victory is all about. Let's not start taking side. Now coming to the point कि आप बोलते हैं टेररिज्म, आप बता दीजिए मुझे, हामास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर पूरे वर्ल्ड ने कर रखा है या नहीं, एक्नॉलेज करती है या नहीं, और उससे हम क्या सीखने चाहिए? सीखना यह चाहिए कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको आप बाय नेम मत लीजिए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है? पहले तनाव करती है, फिर तंग करती है, फिर डराती है, और फिर खौफ में आता है। अगर आप जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तनाव करती है तो उसे आपको तंग करना पड़ेगा जिससे कि वो ना करे। जब वो आगे बढ़कर तंग करने की स्टेज पर आती है तब आप उसे डराते हैं कि देखिए मेरे पास फौज है, मेरे पास सब कुछ है, आप मत करिए इस तरह का काम क्योंकि आपको मैं मार गिराऊंगा। जब वही ऑर्गेनाइजेशन बढ़कर आपको तंग करने से आगे बढ़ जाती है, डर डालने लगती है, तो ये इजराइल का खौफ आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखिए आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला, आपको 1 मिनट सुनना पड़ेगा, मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा सुना भी नहीं रहा। जहां तक किसी ने कहा कि सेलिब्रेशन इन गाजा, व्हाट इज सेलिब्रेशन? व्हाट इज ऑल अबाउट? Are you celebrating the death of those 65 children? Are you supporting the death of those 65 children? No, there is nothing called as celebration. The celebration is only about peace has been given a chance. Danish ji, you are a very bad debater. You are a very bad debater. Sadly, this is nothing. No, you can. Thank you for the compliment. To continue like this, I can also continue like this. But have some shame. Sir, I have asked you a simple question. Have some shame that you were given a chance to speak. आपको बोलने दिया, अब आप बोलते चले जाएंगे। आप बोलते चले जाएंगे का मतलब नहीं है। बोलने को मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी आपको काट सकता हूँ, आपको आज के बाद में बोलने नहीं दूंगा, ये पक्की बात है। क्योंकि अगर आप सवाल पूछने वाले होते कौन है? आपको जब आपका नंबर आया आप जरूर करिए, हम भी चुप होकर आपको सुन रहे थे ना, आपकी इलॉजिकल बात सुन रहे थे ना। आप व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पेक्ट? ये रिस्पेक्ट है कि आप बीच में बोलते चले जाएंगे और उसको रिस्पेक्ट बोलेंगे? मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इजराइल ने पहला कदम पीस की तरफ बढ़ाने की कोशिश करी है, एप्रिशिएट करिए, सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पैलेस्टीनियंस किसी की जीत नहीं है। नहीं, मुझे बताइए जरा क्यों नहीं कह सकते? समझ लीजिए, 97 में क्या यूएस ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया था?
हाँ? नहीं, आप लोग क्या ये देखते नहीं और पढ़ते नहीं है क्या? जो आपको ऐसा लगता है कि हमास नहीं, विवेक श्रीवास्तव, करेक्ट योर इन्फॉर्मेशन सर, करेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। जरा मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ कैसे एक एक हमले हुए, और इसी के बाद जैसे विवेक जैसे लोगों को बहुत बुरा लग रहा है जो हमास जैसे आतंकी संगठनों का साथ दे रही है। देखिए ये है वो सुरक्षा कवच। मैं चाहूंगी दानिश कुरैशी आंख खोल करके देख लीजिए, जो आप कह रहे थे कि आयरन डोम तो ध्वस्त हो गया, आयरन डोम तो काम नहीं कर रहा। ये है वो आयरन डोम जिसने एक एक रॉकेट को तबाह किया है। ये आयरन डोम कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगी। 2011 में इजराइल ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत किया और आयरन डोम सिक्योरिटी सिस्टम में तैनात किया, जो हवा में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम करता है। एक भी रॉकेट जो आसमान से जमीन की ओर जाने की कोशिश करता है वहीं पर ध्वस्त किया जाता है। ये तस्वीरें हैं, आंखें खोल के देखिएगा। दानिश कुरैशी, जवाब मैं लूंगी इसके बाद आपसे। ये है वो आसमान जिसको पूरी तरीके से अशांत किया गया, किसने? हमास की तरफ से। और इसके बाद आयरन डोम ने जवाब दिया, इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो पूरी मजबूती के साथ काम करता है। ये देखिए जब ये हमला बढ़ता चला गया, ये आप 12 मई की तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया। और उसी के बाद सवाल ये खड़े हुए कि क्या जो विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। यही है वो बिल्डिंग, ये है वो बिल्डिंग गाजा शहर में, जहां पर कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने यहां अपना एक सेंटर बनाया हुआ था। और जब ये जानकारी मिले इजराइल को कि इसी बिल्डिंग के अंदर कि यहां से पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। बहुत लोग सवाल करेंगे कि क्या बिल्डिंग में लोग काम नहीं कर रहे थे, तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूं कि इस बिल्डिंग को जब ध्वस्त किया गया तो लोगों को बाहर निकलने के लिए पूरा वक्त दिया गया था, 3 घंटे का वक्त, कि आप लोग इस ठिकाने को छोड़ दीजिए, इस ठिकाने में हमास के लोग हैं, इसको हम ध्वस्त करेंगे। इसीलिए मैं कहूंगी वो लोग जो रोने लगेंगे कि नहीं ये तो पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, क्या लोग नहीं इसमें रह रहे थे, उनके लिए मैं ये जानकारी दे रही हूं। और इसीलिए अब मैं ये सवाल करूंगी, यहां पर मेरे साथ जो मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे जरा सवाल करना चाहती हूं, और एहतिशाम जी आपसे सवाल करना चाहती हूं। मुझे गौरव आ रहा, सीधा सवाल तो यही है ना कि इजराइल का जो ये आतंकी संगठन को खत्म करो मॉडल है, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है सारे दुनिया को अपनाना चाहिए इसको, और आतंकी संगठनों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। उसका आपको कोई अफसोस नहीं, विवेक श्रीवास्तव आपसे बात देखिए श्वेता, ऐसा है विवेक, एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूं विवेक जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं श्वेता कि देखिए ना, जैसे इन लोगों ने बोला कि हमास को किसने घोषित करा, फिर ये लोग बोलेंगे कि साहब आईसिस को किसने, क्योंकि कई लोगों को मैंने इसी चैनल पे बैठ के देखते हुए कि आईसिस तो है आतंकवादी संगठन, मगर वो, सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, 2 मिनट तो शांत रहे विवेक जी, इतने आप भावुक हो जाते हैं, हम लोगों को तो मौका दीजिए जी। आप सीनियर हैं सर हमारे, सुनिए। ऐसा है कि कई लोग हैं जो अलकायदा के भी वो लोग हो जाते हैं यहाँ पे आके ना कि साहब अलकायदा ने इसलिए करा क्योंकि 9/11 इसलिए हुआ क्योंकि, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमास के हाथ खून से लगे हैं। यहाँ पे जो लोग सर जमीन पे कब्जा हुआ है, यहाँ पैलेस्टीनियंस की जमीन पे कब्जा हुआ है। देखिए इस कॉज को आप अलकायदा से मत जोड़े सर। विवेक एक मिनट सर, एक मिनट। और आपसे एक रिक्वेस्ट, अल जजीरा की बिल्डिंग जो इजराइल ने गिराई है, जो एक मीडिया हाउस है आपके मीडिया हाउस रिपब्लिक की तरह, क्या आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे सर? सर अल जजीरा के सीईओ ने 10 मिनट मांगे थे, सिर्फ 10 मिनट मांगे थे। 10 मिनट में हमारा जर्नलिस्ट जी, मैं आपसे यही बात तो कर रही हूँ विवेक जी, हम आज ये बात बहुत क्लियर कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि गौरव आर्या जवाब दें। 1 मिनट सर, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। देखिए विवेक श्रीवास्तव, यहाँ बात पीस की हो रही है, यहाँ बात अमन की हो रही है, यहाँ बात आतंकियों के खात्मे की हो रही है, फिर चाहे वो किसी भी देश की हो। आतंकियों के खात्मे की बात हो रही है, फिर वो चाहे किसी भी देश के हो, ठीक है। आतंकियों के साथ कोई भी नरमी नहीं होगी, ये बहुत क्लियर बात है और आपको भी माननी पड़ेगी। और हम इसी पर बात कर रहे हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अब बाकी आपका डिसीजन है कि आप आतंकियों के साथ आना चाहते हैं या उनके खिलाफ बात करना चाहते हैं। मेजर गौरव आर्या, मैं क्लियर यही सवाल कर रही हूँ, कि हमास जैसे आतंकी संगठन को जब इजराइल ने सबक सिखाया, तो हर देश को इस तरीके से सबक सिखाना चाहिए आतंकी संगठनों को। जवाब यही होना चाहिए। देखिए श्वेता, नहीं हर देश को दूसरे देश की जमीन में, देखिए श्वेता, हाउ कैन आप इनको तो चुप करवा नहीं रहे। गौरव आर्या, मैं चुप, आप बोलिए। देखिए सुनिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं, साफ सीधी बात है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि जब हमास ने रॉकेट फायर करे थे, वो रॉकेट स्मार्ट रॉकेट्स नहीं थे, उन्होंने हजारों रॉकेट ऐसी फेंक दिए जो गिरे लोगों के ऊपर, ठीक है।
पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत किसने करी, हर समय आप ये देखिए, लड़ाई की शुरुआत इजराइल ने नहीं करी, राइट? जब शुरुआत करी तो उनको जवाब मिला, अब जवाब मिला तो रो रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ठीक है? और मैं और चीजें नहीं कहना चाहता। विवेक जी ने फिर बोला हिंदू मुस्लिम का, एक मिनट सर एक मिनट सर, विवेक जी अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो आप बोल लीजिए सर, मैं चुप हो जाता हूं। क्या पैलेस्टीनियंस की जमीन पे इजराइल ने कब्जा नहीं किया? एक मिनट सुनिए, सबसे पहले जब 47-48 में इजराइल दोबारा वजूद में आया तब अटैक किसने करा था सर? चारों तरफ से लोगों ने अटैक करा था, फिर 67 पे अटैक करा था, फिर 73 पे अटैक करा था। अब जूते पड़ने के बाद फिर ये विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं, फिर ये कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, अगर आप अटैक करेंगे तो आपको उसका खामियाजा विवेक जी, बिल्कुल है, तो ये खामियाजा भुगत रहे हैं, ये खामियाजा भुगत रहे हैं हमेशा। और ये जो, और सुनिए एक मिनट, नहीं सर, ये लड़े हैं कि वो सुनिए, देश में आपको अगर देश का स्टैंड चाहिए तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन को बुलाइए, फिर आपने गौरव आर्या को क्यों बुलाया? मैं तो अपना स्टैंड बता रहा हूं। देखिए हमारे देश मैं तो अपना स्टैंड बुला रहा हूं, इसी स्टैंड को 1940 कल अगर मैं जरा बताना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों को कि कहाँ कितना नुकसान हुआ। आप भी एक तरफा तस्वीर देख रहे हैं, मैं एक तरफा तस्वीर नहीं देख रही हूँ, मैं दोनों तरीकों की बात कर रही हूँ सर। और मेरे शब्दों में हमेशा एक ही शब्द होता है, अमन शांति का, और इसके अलावा मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन आतंकियों का खात्मा होना चाहिए, ये आप लोग को भी बोलना चाहिए। और मैं दिखा रही हूँ जरा तस्वीरें कि कितना नुकसान हुआ है। जरा मैं चाहूंगी विवेक श्रीवास्तव अब देखिएगा कि इजराइल को भी किस तरह से नुकसान हुआ है। हमास ने 4300 रॉकेट दागे थे, 4300 रॉकेट दागे गए हमास की ओर से। आप समझिएगा क्या हमास अच्छा कर रहा था? जवाब मैं आपसे मांगूंगी। हमास 2000 से ज्यादा हवाई हमले किए थे इजराइल ने, क्योंकि यहां पर जब 4300 रॉकेट दागे गए उसके बाद ये एक्शन हुआ है इजराइल की तरफ से। तो यहां किसको कितना नुकसान हुआ ये मैं आपको बता रही हूं। युद्ध में इजराइल के भी 1000 करोड़ बर्बाद हुए, युद्ध में हजारों करोड़ बर्बाद इजराइल के भी हुए। इसलिए इस बात को समझिए, सैकड़ों इमारतें जमींदोज हुई हैं हमास की, क्योंकि वो नेटवर्क जो सिविलियन सोसाइटीज के बीच में बनाया था हमास ने, उसको ध्वस्त किया गया, एक एक जगह को चिन्हित किया गया, एक एक जगह को देखा गया पहले इजराइल की ओर से कि कहां कौन है। और इजराइल में 12 की मौत हुई, गाजा में 220 लोगों की मौत हुई, क्योंकि वहां सिविलियन स्ट्रक्चर के बीच में नेटवर्क चल रहा था हमास का, इसलिए डैमेज गाजा में ज्यादा लोगों को हुआ। इजराइल में 2 बच्चों और 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। और हमास में मृतकों की संख्या अगर बच्चों में देखें तो 65 थी, क्योंकि हमास लगातार टारगेट कर रहा था वहां के लोगों को भी, जो मिस फायर रॉकेट हो रहे थे वो घनी आबादी के बीच में गिर रहे थे, और इसीलिए वहां पर जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ा है। हमास के 150 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं इस 11 दिनों में। एक सैनिक लेकिन युद्ध में मारा गया है इजराइल का। अब आप अंदाजा लगाइए किसकी क्या तैयारी थी। इजराइल पूरी तरीके से तैयार था हमास को ध्वस्त करने में, और इसीलिए मैं ये पूछ रही हूं कि क्या ये ठीक था। और मेरे साथ इस वक्त इजराइल से खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त जेनिफर मौजूद है, जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। विवेक श्रीवास्तव, क्या कान खोल के सुनिएगा कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। जेनिफर, मैं ये समझना चाहती हूँ मैम आपने अपनी आंखों से क्या देखा था? आप लोग किस तरह से परेशान हो रहे थे, किस तरीके से हर दिन ये सोच रहे थे कि ये युद्ध विराम हो जाए? जी, बहुत ही खराब दिन बीते हैं हमारे, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, 5 साल का, 4 साल का, एक 2 साल का। और जो ब्लास्ट होते थे हमसे, हमारे शहर के एक शहर आगे अजदोद है जहाँ पे बहुत सारे रॉकेट्स गिरे थे, वो हमारी विंडो से हमें दिखाई देते थे। पर हर बार जब वो ब्लास्ट होता था हमारे बच्चे डर जाते थे, रोने लगते थे। और कोई भी ये नहीं चाहता है कि ये युद्ध हो, लेकिन हम उस परिस्थिति से गुजरे हैं कि मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में 2 बजे 3 बजे बच्चों को उठा के बाहर जाना, अपने माँ बाप को संभाल के लेकर जाना, बहुत ही कठिन समय था हमारे लिए भी, बहुत ही ज्यादा। और ये आंखों में आपके आंसू भी मैं देख पा रही हूँ जेनिफर, जो परेशानी, जो मंजर आप लोगों ने देखा, आपकी आंखों में वो जो दर्द है ना, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक इंसान को सबसे बड़ा तकलीफ ये होती है कि इन हालातों में जहाँ युद्ध के हालात हो रहे हैं, उसके बच्चे कैसे बचेंगे। आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ। आपको सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों को लेकर के थी कि अगर इसी तरीके से ये युद्ध होता रहा तो किसी दिन एक रॉकेट हमारे घर पर ना गिर जाए। आपकी जो आंखों में वो तकलीफ है वो मैं समझ पा रही हूँ, और मैं चाहूँगी आप
बयां करिए। जी, जब हमने टीवी पे देखा कि अशदोद के जो एक शहर ही आगे है हमसे और उनके घरों पर रॉकेट गिरे हैं, और ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी मैं कहूंगी कि जो वहां पे बच्चे भी थे वो बच गए। वो हालात हमारे ना हो इसलिए हमें रात को नींद भी नहीं आती थी। हम बच्चों को लेके नीचे फ्लोर पे ही सोते थे ताकि तुरंत हम घर से बाहर निकल पाए, बेडरूम में ना सोए, क्योंकि उतना वक्त नहीं होता हमारे पास कि हम बाहर निकल सके। तो बहुत कठिन था क्या आपके इस्राइल के बच्चे लिए इस वक्त आपके साथ समय। हैं? आपका परिवार इस वक्त आपके साथ है? हाँ जी, मेरे साथ है। वो अगर कुछ बताना चाहें, क्योंकि मैं समझ मेरे पा रही बच्चे हूं तो काफी छोटे कि हैं, आपकी जो पर मेरे पति है, मैं उनको बुलाती हूँ। 1 मिनट। मैं जब तक याफेज जी के पास जाना चाहती हूँ। याफेज जी, यही एक वो दर्द है जो शायद मैं कह रही हूँ कि हर किसी को समझना चाहिए, हर शख्स को ये समझना चाहिए जो इस वक्त टीवी देख रहा है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं युद्ध विराम हुआ है तो ये क्यों जरूरी था। यहाँ जीत हार की बात नहीं हो रही है, यहाँ सीधे सीधे बात हो रही है कि अगर आतंकी आता है, हमला करता है तो उसको जवाब दिया जाए ताकि वहां उस मुल्क में रहने वाले लोग परेशान ना हो। बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ने तो ऐलान कर दिया कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमास के अपने मिनिस्टर ने भी यूएन में ऐलान कर दिया कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करता है और अपने ही लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर सामने रखता है। हमास के पास अपना कुछ नहीं है, हथियार आर्म्ड एम्यूनिशन भी वो ईरान से लेते हैं, लैंड भी उसने पैलेस्टाइन की पकड़ी हुई है और ह्यूमन शील्ड बनाकर तो पैलेस्टाइन के बच्चे और बीवियों को सामने कर देते हैं ताकि हम लोग उन पर वार न कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से हमें हमारी भी हिफाजत करनी पड़ती है और हम हर तरह से हर मुश्किल में हम हमारा अपनी जो सेल्फ डिफेंस है वो छोड़ नहीं सकते। अगर इजराइल ने हथियार डाल दिए, देयर विल बी नो इजराइल, देयर विल बी ओनली ब्लडशेड। हमारे लिए कोई और जगह नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए, अगर कोई आ गया सामने हमला करने के लिए तो क्या छुप करके बैठ जाएंगे। ये देखिए, पूरे परिवार के साथ इस वक्त जेनिफर मौजूद है, आंखों में आंसू है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों की खैरियत के लिए हर दिन फिक्रमंद हो रही थी। जेनिफर जैसी तमाम इस तरीके की वहां पर महिलाएं हैं जो ये सोच रही थी कि कब ये शांति होगी। जेनिफर, आपके मुंह से मैं समझना चाहती हूं क्योंकि आप जो बयां कर रही हैं वो वाकई बहुत तकलीफ भरा है। जी, दरअसल ये हमारे लिए बहुत ही अजीब चीज थी देखने के लिए। लाइव वॉर, मतलब जो अक्सर सरहद पर होती है वो हमारे आंखों के सामने हो रहा था। आपके बच्चे क्या कहते थे? वो भी डरते थे? वो क्या कहते? वो तो बहुत ही छोटे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें सिर्फ आसमान में वो रॉकेट दिख रहे थे जैसे कि हमने देखे हैं दिवाली के इंडिया में, जब हम इंडिया में थे, और वो किसी को हर्ट करने वाले या किसी की जान लेने वाले नहीं थे। लेकिन ये जो हम देख रहे थे, हम जानते थे कि ये हमारी जान लेने के लिए ही आए हैं। तो उनको देख के कोई खुशी नहीं होती थी। बच्चों को उठा के भागते थे हम, क्योंकि मेरे बच्चे रोने लग गए थे, डर रहे थे, तो मैंने उनको बस ऐसी एक कहानी सुनाई थी कि ये एक गेम है और इस गेम में जैसे ही सायरन बजता है, जिसे हम हिब्रू में अजाका कहते हैं, जैसे ही वो बजता है, हमें भाग के, अगर हम सोए भी हैं, हमें उठना है और भाग के दरवाजे की तरफ जाना है। तो इसी तरह से मैं बच्चों को किसी ना किसी तरह से एक दिन कुछ ना कुछ करके वो एक ऐसे कर रही थी ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई मेंटल परेशानी ना हो, कोई ट्रॉमा ना हो। तो एक बहुत ही खराब सिचुएशन था। मैं आपके दर्द को समझ पा रही हूँ जेनिफर, और शायद जो भारत में बैठे मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट हैं
वो आपकी बात को समझ रहे होंगे और शायद वो ये अब कहेंगे कि यहाँ पर बात अमन की थी और वो बहुत ज़रूरी है। एक आतंकी संगठन जब हमला करता है तो एक आम आदमी के मन में क्या गुजरती है कि वो अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित रखे, क्योंकि उसका नंबर कब आए नहीं पता है। ये मैं चाहूंगी विवेक, दानिश और आप जैसे लोग, तमाम लोग सुने इस बात को, क्योंकि ये वो लोग हैं जो परेशान हो रहे थे, जो आप एक तरफा बात करते हैं। विवेक एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, एक तरफा बात मैं नहीं होने दूंगी। मैं दोनों मुल्कों की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं एक तरफा बात नहीं होने दूंगी। एक महिला के आंसू देखकर भी टीवी में आपको समझ नहीं आया तो मैं क्या मानूं कि आप कितने संवेदनशील आदमी हैं? मैं क्या मानूं आप कितने संवेदनशील आदमी हैं? एक महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठी है, वो रो रही है, जेनिफर परेशान है, आंखों में आंसू है, और आप जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जैसे संगठन को तो आगे आना चाहिए फिलिस्तीन को बचाने के लिए। मैं जरा चाहूंगी तस्वीरें दिखाइए, मैं जरा चाहूंगी तस्वीरें दिखाइए, उस दर्द को दिखाइए जो अभी जेनिफर यहाँ पर बयां कर रही थी। फिर मैं आऊंगी एहतिशाम आपके पास, अभी तक माफ कीजिएगा आपको बारी आपकी नहीं आ पाई। मैं कहूंगी कि जरा वो वाली तस्वीरें आप दिखाइए। एहतिशाम, क्या ये दर्द नहीं है? क्या इजरायलियों का दर्द नहीं है? श्वेता, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ रेजिंग आवर वॉइस वी शुड इंप्रूव अवर आर्ग्यूमेंट्स। ये मेरा आपसे पहला पॉइंट है। और दूसरा, मैं आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि आपने हमास वर्ड का 100 बार जिक्र किया अपने बयान के दौरान, लेकिन आपने पैलेस्टीन के उन 500 बच्चों का जिक्र एक भी बार नहीं किया जिन बच्चों की जान इजराइल के रॉकेट चलाने की वजह से गई है। आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अगर एक बार पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि इजराइल ने जो ब्लड शेड वहाँ पे किया है उसका क्या मतलब होता है। और आप बार बार शेर कह के इजराइल को संबोधित कर रही हैं। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को शेर घोषित किया है, बताइए आप। हिंदुस्तान का स्टैंड क्या है आज? आपको मैं बताना चाहूँगा कि यासिर अराफात साहब को इंदिरा गांधी जी राखी बांधती थी। हिंदुस्तान का और पैलेस्टीन का रिश्ता भाई और बहन का रिश्ता है। महात्मा गांधी जी ने पैलेस्टीन के बारे में क्या कहा था, इस बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एमनेस्टी, जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे मैं बहुत इज्जत के साथ, माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि जो भी वॉयलेशन हुआ है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का, उसका जिम्मेदार कौन है, बताइए आप लोग हमास के नाम के पीछे खड़े होकर हमास के कंधे पे आप पैलेस्टीन के ऊपर बंदूक चलाएंगे, ये दुनिया बहुत खराब बात है। मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्या आए जरा सामने। मेजर गौरव आर्या, एहतिशाम जी अपनी प्रिपरेशन में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि उन्होंने मेरे वो ग्राफिक्स नहीं देखे जिसमें मैंने ये दिखाया था किसको कितना नुकसान हुआ है, जिसमें मैं लगातार बोल रही हूँ। एक मिनट एहतिशाम जी, आपने चूंकि सवाल मुझसे सीधे पूछ लिया, मुझे लगता है एंकर की भूमिका में आपने खुद को समझ लिया। एहतिशाम, मुझे लगा आज शायद आपने एंकर की भूमिका में खुद को समझ लिया, सवाल मुझसे कर लिया। चलिए, अब आपने सवाल मुझसे कर ही लिया है तो चलिए मैं ही गैस की भूमिका में आ जाती हूँ, मैं ही जवाब दे देती हूँ। नहीं, मैं ही जवाब दे देती हूँ। पहली बात तो मैं हर बार ये कह रही हूँ कि दोनों मुल्कों में शांति होनी चाहिए और दोनों मुल्कों में आवाम सुरक्षित होनी चाहिए। आपको सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है। एक तरफा बात क्यों करते हैं साहब, मैं यही तो पूछना चाहती हूँ। मेजर गौरव आर्या, सवाल यही है कि प्री फिक्स माइंडसेट में चलने वाले लोगों को हम नहीं समझा सकते। वो हमास जैसे आतंकी संगठनों को आतंकी संगठन नहीं मान सकते। उनको फिलिस्तीन नजर आता है, भले फिलिस्तीन के लोग मरते रहे। मेजर गौरव, अरे एहतिशाम सर, सुन लिया मैंने आपकी बात, पढ़ने की जरूरत है श्वेता, बस सुन लिया। मत समझाइए मुझे मत समझाइए, मुझे मत समझाइए, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मुझे ये पता है कि मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ना है। मुझे ये पता है कि मुझे हमास जैसे आतंकी संगठनों को हर बार हमास जैसे आतंकी संगठन ही बोलना है। ठीक है, मुझे मत समझाइए, मत समझाइए। अब हो गया, मैं आपको बताना सर, हो गया। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, कभी माफ नहीं करेगी। इनफ इज इनफ, ठीक। कुछ काम भगवान को भी कर लेने दीजिए, कुछ काम भगवान को भी कर लेने दीजिए, कुछ काम खुदा को भी कर लेने दीजिए। खुदा को छोड़ दीजिए ना, जर्नलिस्ट बन गए ना आप, जर्नलिस्ट भगवान बन गए हैं, भगवान की जगह आपने ले ली है। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, मैं जर्नलिस्ट की नहीं हूँ, मैं आपको सर्टिफिकेट दे रही हूँ क्या? एक तो आप खुद शो में एंकर बने जा रहे हैं, सवाल मुझसे करे जा रहे हैं। हद दे भाई, हद दे, गजब काम है, गजब है। मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, आप जवाब दें लोगों को। भाई हम तो सीधा एक बात कर रहे हैं ना कि हमास जैसे आतंकी संगठनों को अगर सबक इजराइल सिखा रहा है तो मुल्क में इसी तरीके के जितने भी आतंकी संगठन है दुनिया भर में, उन सबको सबक सिखाया जाना चाहिए। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल वाजिब सवाल है। मेजर गौरव आर्या, देखिए, ऐसा है कि
जो भी चीज है ना, ये बात पूरी जो मुझे लगी कि अगर हमास की जगह अगर आप यहाँ पे इस्लामिक स्टेट दाइश को भी रखते, अलकायदा को भी रखते, तो भाई साहब उनका भी साथ दे देते इजराइल के खिलाफ। ठीक है, ये साफ बोल देते कि वो भी आतंकवादी संगठन नहीं है। एफएन भट्ट के तो ये लोग माहिर हैं। पहली चीज जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं भाई साहब ये स्क्रीन पे। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूँ श्वेता, कि ये जो पूरा मामला है इजराइल का, हमास चाहता क्या है, हमास की स्टेटेड एम क्या है? हमास तो ये कहता है कि सब यहूदियों को मार दो, इजराइल को देश से खत्म कर दो। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, 10 सेकंड और लूंगा। क्या होता है, पैलेस्टीन क्या चाहता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इसके बारे में तो बात करिए आप। सुनिए सर, आप पैलेस्टीन, आप हमास के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप पैलेस्टीन के राइट्स के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप पैलेस्टीन के राइट के बारे में बात करने से शर्म क्यों आती है आपको? बताइए आप। श्वेता एक मिनट, आप हमास के बारे में क्यों बात करते हैं? हमास हमास कहां पर आता है? हमास कहां रहता है? हमास कहां का आतंकी संगठन है? हमास की एंटिटी क्या है? हमास की एंटिटी क्या है बताइए आप। क्या उसकी स्टैंडिंग है? मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन आगे दूर रखते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, यासिर अराफात, कर्नल शैलेंद्र सिंह इराकी मान रही थी। अरे एहतिशाम जी प्लीज सर, प्लीज। सुनिए, पहले सुन लीजिए आपका सवाल का करेक्ट जवाब। आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि हमास की क्यों बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन की बात क्यों नहीं कर रहे? एजेंडा प्रमोट करते हैं। बड़ा सीधा साधा सवाल है, ये बमबारी जो है ये हमास कर रहा है या पैलेस्टीन कर रहा है? आप बता दीजिए। अरे भाई, पैलेस्टीन की बात तो जब करेंगे जब टेररिज्म से ऊपर बात चलेगी। अभी बात अगर टेररिज्म की हो रही है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अरे जनाब, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो तो सुन लेते। प्रमोट करते हैं। एक मिनट, आप यहाँ पे रोक दीजिए नहीं सर। सॉरी सर, कर्नल शैलेंद्र सर, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ सर। एहतिशाम जी ने बहुत बुरी बात कही है। मुझे लगता है मुझे इस शो को यहाँ रोकना पड़ेगा, मुझे इस शो को रोकना पड़ेगा, मुझे इस शो को रोकना पड़ेगा। एहतिशाम सुन लीजिए, हम जितने लोग बैठे हैं ना, हम सब भारतीय हैं। आपने जो कहा ना, आप लोग टेररिस्ट हैं, सुन लीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ, एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, ठीक, आपका ना सर्टिफिकेट चाहिए और ना आप जैसे लोगों से कभी कोई सर्टिफिकेट मांगेगा। अपने गिरेबान में झांकिएगा सर। जिस देश में बैठे हैं उस देश के नागरिकों को आप क्या कह रहे हैं? और जाते जाते मैं बिल्कुल, मुझे शो यहाँ पे रोकना पड़ रहा है आप जैसे लोगों की वजह से, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि अब आगे आप और भी ज्यादा इस तरीके के जहर उगलें। जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि चाहे इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, नागरिक हर जगह के अमन शांति ही चाहते हैं और इसीलिए आज फिलिस्तीन में भी जश्न हो रहा है कि वहां पर शांति हुई है। इजराइल की जो महिला हमारे साथ बैठी थी वो भी कह रही है कि हम खुश हैं, अपने बच्चों के साथ वो बैठी थी कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम शांति हुई। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शांति तभी हो सकती है दुनिया में जब टेररिस्ट ग्रुप्स का खात्मा हो, और इजराइल मॉडल को क्यों ना अपना लिया जाए टेररिस्ट ग्रुप्स के खात्मे के लिए। यही हम समझना चाह रहे हैं और यही लगातार बोलते भी रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।